ऑल असम केरला में एक एग्जॉस्टिव ट्रैकर, एक एग्जॉस्टिव लोगों से सवाल पूछे हैं अमिताभ ने उनकी कंपनी वोट बाई में। पर उन सबसे पहले मैं अमिताभ जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी एक क्लिप पिछले पूरे जब से बीएमसी का रिजल्ट आया है ट्विटर पे वायरल हो रही है। उन्होंने महीना पहले प्रेडिक्ट किया था कि बीएमसी का क्या रिजल्ट होने जा रहा है, और वो जैसे आप जानते हैं साफ बात करते हैं, और वो रिजल्ट एकदम ओपिनियन पोल इंडस्ट्री की बहुत लोगों ने पिटाई करी है 2024 के अंदर। बट बहुत मेहनत वाला काम है, लोग बहुत एफर्ट से करते हैं, और जब एकदम सटीक बैठे, जो इतना मुश्किल चुनाव था जिसमें हर व्यक्ति किससे कहां पे अलायंस कर रहा था जानना मुश्किल था, तो वो बधाई देनी चाहिए। मैंने सोशल मीडिया पे दी भी थी, पर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा काम जो ईमानदारी से कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो अमिताभ जी, पहले तो आपको बधाई, और आप पे थैंक प्रेशर ज्यादा। यू। सहयोग और दुआओं के लिए हमेशा बधाई, दर्शकों के दुआओं के लिए भी बधाई। थैंक यू। और अब आप पे प्रेशर ज्यादा, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल बात है, जब अच्छा काम हो तो अगले काम का प्रेशर बढ़ ही जाता है, पिछला काम तो लोग भूल जाते हैं। सो अब मैं कोशिश करते रहेंगे यार। तीन स्टेट्स की बात करने जा रहा हूं, केरला, असम, वेस्ट बंगाल। सबसे पहले केरला से शुरू कर लेते हैं। अगर आप ओवरव्यू दें, फिर मैं कुछ आपके जो सर्वे के आंकड़े दिखाना चाहता हूं। क्या केरला की स्थिति है एज इट स्टैंड्स टुडे? देखिए, केरला में हर 5 साल में सरकार बदलती है। पिछली बार लेफ्ट इस ट्रेंड को तोड़ते हुए जीत करके आ गई थी, यानी लेफ्ट वहां पर 10 साल से सरकार में। तो आप ऐसे स्टेट में जहां वोटरों का मिजाज हर 5 साल में सरकार बदलना होता है, वहां पर ये सरकार 10 साल से है। इसका मतलब है एंटी इनकम्बेंसी जो है वो चरम पर है। एंटी इनकम्बेंसी काफी हाई है लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि हमको लोकल बॉडी पोल्स में भी देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस ने लगभग स्वीप किया, जीत हासिल करी। सीएम रेस में भी कांग्रेस के ही जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वीडी सतीशन आगे हैं। सेटिस्फैक्शन रेटिंग जो है वो मैं एक बारी एक्चुअली डाल ही नेगेटिव। देता हूँ, मैं एक बारी आंकड़े डालना शुरू कर देता हूँ तो इजी रहेगा थोड़ा। पहला आंकड़ा जो आपने किया है, की इनसाइट्स नहीं, उसके ज़्यादा मैं थोड़ा स्पेसिफिक जाता हूँ। पेज 3 पे, हाँ जी। हाउ वुड यू रेट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एलडीएफ गवर्नमेंट, जरा एक्सप्लेन करें इसको तो। हाँ, तो मतलब एक्सेलेंट और गुड लगभग 35% लोग कह रहे हैं, जबकि पुअर और वेरी पुअर 52% कह रहे हैं। 12% एवरेज कह रहे हैं। तो हम लोग एवरेज को जनरली पॉजिटिव ही मानते हैं। तो अगर एवरेज को भी पॉजिटिव मान ले तो भी पॉजिटिव सिर्फ 46-47% है, और नेगेटिव 52, यानी तीनों राज्यों में, या फिर कहें ये एक काफी अनूठा राज्य है जहां पर नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग यानी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव है, यानी डिससेटिस्फैक्शन है लोगों के मन में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि आगे के सवालों में क्या जवाब आएगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। Who do you wish to see as the next CM of केरला? क्योंकि नाराजगी पे मैं एक सवाल, कई बार नाराजगी होती है, पर जो नाराजगी है वो दो तीन पार्टीज में बढ़ जाती है। यहाँ पे भी हर प्रदेश में आजकल मल्टीपल कॉर्नर हो रहा है, तो बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। तो वो आप आगे बताइएगा, नाराजगी बढ़ रही है या किसी एक को ही ज्यादा नाराजगी मिल रही है? सीएम में पिनेरई विजयन 18%, के शैलजा 16%, एम ए 17 है। बेबी 17%, एम ए बेबी 1.4%, शशि थरूर, कांग्रेस अब शुरू हो जाती है, 9.8, शशि थरूर 9.8, के सी वेणुगोपाल 6.4, राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के आते हैं 14.7, और वीवी सतीशन आते हैं 22%। तो क्या है, इसको अलग अलग तोड़ के पार्टी वाइज अगर आप करें? हाँ, मतलब अगर देखें तो जो चीफ मिनिस्टर है हम्म। उनकी रेटिंग 18% की है लगभग, और उनसे ज्यादा एलओपी की रेटिंग है, जो कि डिससेटिस्फैक्शन है सरकार से। तो रेटिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आपको ध्यान होगा के शैलजा जब हेल्थ मिनिस्टर थी कोविड के टाइम तो काफी पॉपुलर रही, हालांकि इस सरकार में वो मंत्री नहीं रही है। तो अगर हम सीपीएम के लीडर्स का भी ऐड कर दें तो लगभग 35% के करीब उनकी रेटिंग है। वहीं कांग्रेस के लीडर्स यानी वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर की रेटिंग लगभग 38% के करीब है, यानी कंबाइंड बेसिस पे भी कांग्रेस के लीडर्स की रेटिंग या यूडीएफ के लीडर्स की रेटिंग एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उससे ज्यादा है। अब क्योंकि भाजपा भी यहां पर हिस्टोरिकली पिछले कई चुनावों से 12 से 18% के रेंज में उसका वोट शेयर रहा है,
तो उनके लीडर के तौर पर अभी जो न्यूली अपॉइंटेड स्टेट प्रेसिडेंट है राजीव चंद्रशेखर, जो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और फॉर्चुनेटली हारे थे, उनका नाम बीजेपी के लीडर्स में जो है वो सबसे टॉप पे आ रहा है। के सुरेंद्रन जी पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो उनको 2.6, तो दोनों मिला के लगभग 17-18% इन दोनों लीडर्स का की रेटिंग, पॉपुलैरिटी रेटिंग आ रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इशू, ये तो हर जगह ही अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ऊपर है, लॉ पर यहाँ कुछ विशेष बात दिखी आपको? यहाँ पे प्राइस राइज सबसे ऊपर है। देखिए किसी भी कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपको ध्यान होगा बंगाल में अगर 25 पैसे भी अगर बस का किराया बढ़ा दिया जाता है तो पूरा आंदोलन हो जाता है सड़कों पर। हालांकि ये भी थोड़ी पुरानी बात हो गई। तो प्राइस राइज सबसे बड़ा मुद्दा है, लगभग 23% प्राइस राइज कह रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर करप्शन, क्योंकि सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट की बात हो रही है, तो करप्शन जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट से भी ऊपर है, मार्जिनली ऊपर है। सो टॉप 2 में प्राइस राइज और करप्शन है, थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और फोर्थ फिफ्थ लार्जली लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट एंड इश्यूज है। थोड़ा हटके है अलग राज्यों से, हालांकि टॉप 5 सेम है। अब अगर हम देखें कि वोट शेयर पे आते हैं, जो सबसे मेन बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, एनडीए का वोट शेयर, मैं सबसे पहले बीजेपी को शुरू करता हूं, 19.8, 20%, बहुत बहुत मैसिव गेन दिख रहा है एनडीए को यहाँ पे कंपेयर टू इट्स ट्रैक रिकॉर्ड। विधानसभा के ट्रैक रिकॉर्ड से ज्यादा है, लेकिन अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, जब भाजपा का यहाँ पे खाता खुला है, तो भाजपा प्लस बीडीजेएस, जो उनके साथ एक भारतीय धर्म जनसेना करके जो एक पार्टी है जो एजावा समाज को रिप्रेजेंट करती है, उसको भी 2.4 था। तो लगभग इतना ही वोट शेयर था भाजपा का उस वक्त, 18-19% था, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वोट शेयर में। यूडीएफ को लीड है, लगभग 3.5-4% की लीड है यहाँ पर एलडीएफ के मुकाबले। जो आप वोट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो केरला पॉलिटिक्स जो है उसमें समझने वाली बात यह है कि 55% हिंदू पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से, 27% मुस्लिम और 18% क्रिश्चियन, यानी 45% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। हिस्टोरिकली ऐसा माना गया है कि कांग्रेस पार्टी इज रिप्रेजेंट्स द माइनॉरिटी पार्टीज देयर, क्योंकि आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और केरला कांग्रेस, ये दोनों हिस्टोरिकली यूडीएफ के साथ रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं। और एलडीएफ वहां पर हिंदू पार्टी माना जाता है, तभी हम वहां पर लेफ्ट और आरएसएस के बीच में काफी सारा वायलेंस देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स जो है, नायर समाज, एजावा समाज और अदर हिंदू समाजों के वोट बैंक के लिए compete कर रहा होता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो एलडीएफ को कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा वहां पर कमजोर करता है, जब भाजपा का वोट शेयर बढ़ता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब ऑपोजिशन का वोट शेयर स्प्लिट होता है, जैसे बिहार में, हालांकि हालांकि हुआ नहीं, लेकिन बिहार में या अन्य किसी राज्य में, जैसे बसपा का एग्जांपल ले लें, यूपी में, तो नॉर्मली इनकम्बेंट को फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसका कोर वोट ब्लॉक भी कॉम्प्लीमेंट्री है जो नंबर 1 पार्टी है उससे, सिमिलर वोट ब्लॉक से, इसलिए वो ज्यादा नुकसान लेफ्ट फ्रंट को पहुंचाता हुआ दिखेगा। जितना भाजपा अच्छा करेगा उतना लेफ्ट फ्रंट के लिए पर अच्छी मुझे बात। बहुत इंटरेस्टिंग बात जो ये लगी, क्योंकि अगर मैं पहली स्लाइड पे जाऊंगा, इसके बाद वापस जाना चाहता हूँ, कि एलडीएफ और यूडीएफ के अंदर डिफरेंस तो सिर्फ 2%, 2.5% का है, जबकि जो पहली स्लाइड थी वो आप दिखा रहे थे कि काफी परफॉर्मेंस में, नेट पॉजिटिविटी में काफी गैप है। तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद सिर्फ 2.5% का या 3% का, जो इन अ सेंस विद इन दी मार्जिन ऑफ एरर कहीं आता है। नहीं, उसका कारण ये है कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो नेट सेटिस्फेक्शन रेटिंग वो 6-7% ही है। जो नेट डिससेटिस्फेक्शन है 52 माइनस 46 या 47 जो हम बात कर रहे थे, पुअर माइनस गुड एंड एवरेज, तो 6-7% की डिससेटिस्फेक्शन है, जो कि आप कह सकते हैं कि लार्जली 3-3.5% की लीड में कन्वर्ट हो रही है। और ये डिससेटिस्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक, उसका जो तबका है वो एनडीए को भी वोट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हिस्टोरिकल वोट शेयर है भाजपा का वहां पर 14-15% का विधानसभा में, उससे थोड़ा ज्यादा लोकसभा के बराबर हमको मिलता हुआ दिख रहा है। और लगभग 15% लोग अनडिसाइडेड भी हैं।
तो कुछ लोग जो अनडिसाइडेड है वो अभी भी, सॉरी, जो कुछ लोग जो डिससेटिस्फाइड है वो अभी भी अनडिसाइडेड है, शायद कैंडिडेट के देखने के बाद अपना पूरा फैसला लेंगे। क्योंकि ये स्टेट केरला काफ़ी फैसिनेटिंग है एजुकेशन के मामले में कंपेयर टू अदर स्टेट्स, तो यहाँ पे वोटिंग कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्क डन बाय एलडीएफ इज 21%, कैंडिडेट 6% सीएम फेस 6%, पीएम फेस, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लगा आपका कि पीएम फेस क्यों पूछ रहे हैं आप इस चुनाव के अंदर, सवाल क्यों पूछा आपने ये? हाँ, और क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे उसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा तो है, अगर तभी तो मेरा ध्यान गया उस पे कि एक करेक्ट। असेंबली इलेक्शन में, और आप कह रहे हैं उनका रिजल्ट भी बीजेपी का जो पीएम फेस वाला चुनाव था लोकसभा उसके बराबर है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फिगर प्ले कर रहे हैं रोल पीएम मोदी। क्योंकि यहाँ पर जो एनडीए का चेहरा है राजीव चंद्रशेखर, वो पिनरी विजयन या वीडी सतीशन के लेवल पे अभी पॉपुलैरिटी रेटिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इससे ये दर्शाता है कि एनडीए के लोग, यानी एनडीए को जो अगर 19-20% लोग वोट कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग पीएम के चेहरे पे वोट कर रहे हैं। यानी एनडीए का जो वोटर है वो पीएम के चेहरे पे वोट कर रहा है मेजॉरिटी अभी भी, यानी लीडरशिप फैक्टर इसलिए आ गया। सीएम चेहरा होता ही है क्योंकि सीएम बीजेपी का नहीं है या कांग्रेस का नहीं है, इसलिए हम पीएम चेहरा भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मोदी का चेहरा ही लिफ्ट कर रहा है बीजेपी के परफॉर्मेंस को, क्योंकि लार्जली वहां पर चेहरा अभी उतना मजबूत नहीं है अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपने, मेरा ख्याल नहीं अब हर स्टेट में ये करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली स्टेट में मैंने यार नोटिस नहीं किया। बीजेपी एक्सपेंशन बैरियर्स, थोड़ा सा इसको समझाइए। हाँ, तो बीजेपी के लिए बार बार ये डिस्कस होता है कि फर्टाइल ग्राउंड है, क्योंकि 45% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, 55% हिंदू पॉपुलेशन है। 40% के लगभग आसाम में है, आसाम में सरकार है। 27 से 30% के करीब लगभग बंगाल में है, और बंगाल में भी हमने देखा है कि बीजेपी कैसे राइज कर रही है। तो ऐसा माना जाता है कि केरला इज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर बीजेपी, पर क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी यहाँ पर अपना एक्सपेंशन? तो सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि फेलियर टू कॉम्प्रिहेंड केरला। ठीक है, यानी केरला की हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज को शायद पार्टी अभी तक समझ नहीं पाई है, या उसके लीडर समझ नहीं पाए बीजेपी हैं। को बहुत दुख होगा आपके वर्ड्स पे, फेलियर टू कॉम्प्रिहेंड। जो हाँ, सोचते हैं पूरे देश का उन्होंने तो बाकी लोग सोच कॉम्प्रिहेंड रहे करके हैं। स्केल ऑफ रेफरेंस ही बदल दिया है। हाँ, ये तो मतलब वही के लोग कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक सेट टेम्पलेट भाजपा का किसी भी राज्य के चुनाव के लिए होता है, हमने देखा है अभी टेम्पलेटाइज्ड हो गया है काफी बीजेपी का कैंपेन। तो एसेंशियली पब्लिक कह रही है कि थोड़ा उसको केरला के लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर के हिसाब से ट्वीक करने की जरूरत है। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की, सीपीएम इज कंसिडर्ड द हिंदू पार्टी, 19% आ रहा है। तो हिंदू पार्टी वहां सीपीएम को अभी भी लोग मानते हैं, जिसकी वजह से वोट जो है, या कंपटीशन है बीजेपी और सीपीएम में वहां पर हिंदू वोट के लिए। तीसरी बात आ रही है हाई माइनॉरिटी पॉपुलेशन, वो भी एक हिंड्रेंस है, क्योंकि 45% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। आईयूएमएल कांग्रेस के साथ है। केरला कांग्रेस जो पहले एक क्रिश्चियन समाज को रिप्रेजेंट करती थी पार्टी, उसके काफी फैक्शंस हो गए। अब एक बड़ा धड़ा एलडीएफ के पास भी है, और एक धड़ा यूडीएफ के पास है। लेकिन जो बात चल रही है कि भाई गोवा में बीजेपी को क्रिश्चियन वोट मिलता है, या अन्य जगहों पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो जो क्रिश्चियन वोट को भी जो भाजपा जो है वो टैप नहीं कर पाई है। तो लार्जली यही तीन जो है वो बड़े रीजंस है। अब मैं, एक लास्ट स्लाइड है शायद, उसके बाद मैं आना चाहूँगा दो जो बड़ी स्टेट्स इन द सेंस ऑफ वोट शेयर। ये तो वो टेक्निकल हो गया, मैं टेक्निकल, हाँ ये तो बहुत टेक्निकल हो लास्ट हो गया। गया एक्चुअली। हो गया, ठीक है, तो फिर मैं इसको निकलता हूँ। मैं वैसे भी ज़्यादा फोकस मैं करना चाह रहा था, दो बड़ी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल और असम। बीजेपी या कॉमन सेंस कहेगी कि वेस्ट बंगाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 42 एमपी सीट्स हैं, पर मेरे हिसाब से असम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि जो बीजेपी का या जो बॉर्डर स्टेट का इम्पैक्ट है, जो वहाँ पे डेमोग्राफी है, जो सांस्कृतिक रीजन है, और जिस तरह का वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं जो बहुत बोल्ड स्टैंड ले रहे हैं बहुत सारी बातों पे। और तो मैं इसलिए पहले असम को डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे इवन दो सीट्स आर लेस 14 कंपेयर टू लोकसभा,
तो असम का पहले एक ओवरव्यू दीजिए, फिर हम उनके आते हैं कि जब आप गए तो आप, क्योंकि अब यहाँ पे भी 2 टर्म की बीजेपी गवर्नमेंट है, एक डिफिकल्ट स्टेट में है क्योंकि यहाँ पे भी डेमोग्राफिक जो बीजेपी को वोट नहीं करता, मिनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। तो ओवरव्यू आप, और आप हैं भी असम में, तो ओवरव्यू पहले आंकड़ों से पहले क्या सेंस है एयर में, क्या फील है? देखिए, आसाम में जो हिमंत बिश्व सरकार है उसने जो काम किए हैं उसकी सराहना है। हिमंत बिश्व शर्मा काफी पॉपुलर भी है क्योंकि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तो एक बड़ा धड़ा जो है आप कह सकते हैं कांग्रेस लीनिंग या कांग्रेस सपोर्टिंग वोटर्स में भी उनकी एक पैठ है। वो युवाओं में बहुत पॉपुलर है, जेनजी में बहुत पॉपुलर है। वो उल्टा है यहाँ पे, जो लार्जली हम अदर स्टेट्स में देखते हैं, क्योंकि उस तरह का उनका एक एक प्रोफाइल उन्होंने बिल्ड किया है। और इलीगल इमिग्रेशन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बन करके उभरा है। इलीगल इमिग्रेशन, ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है कांग्रेस के लिए, आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो घुसपैठ बढ़ेगी या घुसपैठियों की जो है वो ज्यादा चलेगी राज्य में, और भाजपा की सरकार रहेगी तो घुसपैठ पे कंट्रोल होगा या घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। तो इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, जो एक रिलीजियस लेवल पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम में भी कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव है, सबसे बड़ा नैरेटिव चुनाव का यही है, इलीगल इमिग्रेशन। मैं इस पे ही आना चाह रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि ये डिफरेंट है बाकी स्टेट से, जो यूजली आप बोलते हैं टॉप 5 होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज एक्सेट्रा। तो ये एक क्वालिटेटिवली, और ये आंकड़ा तो शायद मेरी बात को सही कर रहा है जिसमें मैं कहता हूँ असम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल से इन द करंट कॉन्टेक्स्ट जीतना, क्योंकि बीजेपी के लिए ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड होएगी उनके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन एक मेजर इशू उठ के आ रहा है 9.7%। टॉप 5 इश्यूज में है। आप यहाँ के मुद्दे देखें तो बेरोजगारी जरूर मुद्दा है, फ्लड्स एंड रिहेबिलिटेशन है, बिकॉज काफी फ्लड्स यहाँ पर हमको एनुअली देखने को मिलते हैं। जुबिन गर्ग सॉरी के डेथ का फेयर इन्वेस्टिगेशन, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लोगों का जुड़ाव है और यहाँ के बहुत फेमस पर्सनालिटी थे जो सिंगर, जिनका अभी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ सिंगापुर में। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर मुद्दे अगर आप देखेंगे टॉप 5 पे, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन छोड़ दें तो 3 अलग हटके स्टेट स्पेसिफिक मुद्दे हैं, फ्लड्स, जुबिन के डेथ का इन्वेस्टिगेशन। इतना बड़ा मुद्दा अभी भी बहुत सुर्खियों में आया कि पीपल आर वेरी अपसेट, पीपल आर इमोशनल, बट उसका चुनाव में भी प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि जनरली ये मुद्दे जो इमोशनल होते हैं इतना लॉन्ग लास्ट नहीं करते, इसको तो काफी महीने हो गए, पर ये मतलब ये चुनावी फैसलों को भी असर डालेगा। दैट इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, क्योंकि बहुत रेयरली होता है कि क्राइम का मुद्दा या इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा चुनाव के आते आते भी मेन मुद्दा बन जाए। वन स्पेसिफिक केस में, जनरल लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स नहीं बोल रहा, हुए हैं कई मुद्दे हुए हैं बट रेयर होते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है आज भी वोटर के माइंड में कि वोटिंग प्रेफरेंस भी चेंज कर सकता है। कहीं ना कहीं असमीज प्राइड से जुड़ गया है ये मुद्दा, क्योंकि बहुत बड़े स्टार थे जुबिन, और कहीं ना कहीं लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी जो सिंगापुर के इन्वेस्टिगेशन या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से निकल के आई, क्योंकि वो इनएबिरेटेड कंडीशन में थे और इसलिए उनकी उनकी जो है वो ड्राउनिंग हो गई, वो डूब करके मर गए। तो ये लोगों को तो होता है ना, कभी कभार जो ये सब बातें ठेस पहुंचाती है अस्मिता को, कि नहीं हमारे हीरो के बारे में ऐसी चर्चा हो रही है। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकला है कि भाई कुछ फाइनेंशियल डीलिंग्स वगैरह भी थी, और सरकार ने इसीलिए आप देखेंगे कि त्वरित इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। शुरू शुरू में ये मुद्दा बड़ा बन रहा था, आई थिंक गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जा रहा था, लेकिन जिस तरह से आई थिंक 3 से 5 लोगों को अरेस्ट किया, उस तरह से लोगों में थोड़ा ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, सिंगापुर जो भी इन्वेस्टिगेशन करे, आसाम गवर्नमेंट अपना एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सही रास्ते पे चल रहा था। अभी भी ये मुद्दा है लोगों के दिमाग में, सेंटिमेंट है, हो सकता है आगे करके छूट जाए, देखना पड़ेगा अगले 2 महीनों से टिकता है कि नहीं ये मुद्दा। ये जरूरी भी है लॉ एंड ऑर्डर में, पब्लिक कॉन्फिडेंस। सिंगापुर को मैं तो हमेशा से ही मानता हूँ फॉरेन अथॉरिटीज क्या करती है, नॉट दैट मैंने एक केस बहुत स्टडी किया है, बट फॉरेन अथॉरिटीज क्या करती है नहीं करती है वो अलग बात है। हमारे देश के नागरिकों के लिए हमारे देश की जांच एजेंसीज को
अपना माइंड इंडिपेंडेंटली अप्लाई जरूर करना चाहिए, स्पेशली सेंसिटिव केसेस के अंदर। मैं आना चाहता हूं, और अच्छी बात है अगर असम सरकार कर रही है तो। अब ये आते हैं, व्हाट डू यू सी एज द नेक्स्ट सीएम ऑफ असम? यहाँ पे क्या चल रहा है इसके अंदर? तो यहाँ पे क्लियरली हिमंत बिश्व शर्मा इज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट पीपल। 48 इज अ मैसिव नंबर। लोग कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा को सीएम होना चाहिए, और 42% लोग कह रहे हैं कि गौरव गोगोई को होना चाहिए। अब ये भी लार्जली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से भी हम लोग चले तो 34-35% मुस्लिम समाज और आई थिंक 3 या 4% क्रिश्चियन समाज उस वक्त है। तो 38-39% इवन बाय 2011 स्टैंडर्ड्स माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। वही लार्जली जो है वो, और 60-61% हिंदू पॉपुलेशन है। तो उसी के पैटर्न पे लगभग ये दोनों लीडर्स में, क्योंकि यही दो लीडर्स हैं लार्जली आज की डेट में राज्य में। बाकी छोटे छोटे लीडर्स हैं छोटे छोटे दलों के, और इन दोनों पार्टियों में इनके अलावा कोई लीडर्स है नहीं जिनका एक पूरे स्टेट में प्रेजेंस हो। मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि एक नई बात शुरू हुई है कि मुस्लिम वोटर अब ओवैसी की पार्टी को भी ध्यान से देख रहे हैं। और बीएमसी की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और शायद कई इस्टेब्लिश दलों से बेटर परफॉर्म किया वहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे 35%, कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम समाज की, वो ना ओवैसी की तरफ जा रहे हैं, ना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की तरफ जा रहे हैं, वो अभी भी कांग्रेस के साथ है। तो यहाँ पे वो वाला कांग्रेस को जो अब कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस अशोर्ड है मिनॉरिटी वोट को लेके, वो सवाल उठे हैं मुंबई के चुनाव के, बीएमसी के चुनाव के बाद, या पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, वो खतरा कांग्रेस के लिए यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको? ओवैसी काफी पॉपुलर है, और यहाँ भी जो यूथ है उसमें एक रिजेंटमेंट है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को लेकर के, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इंसिडेंटली ओवैसी की स्ट्रैटेजी हर स्टेट में अलग है। तो ओवैसी यहाँ पे लड़ नहीं रहे, ना ही उन्होंने कोई ऐलान किया है कि वो आसाम और हम बंगाल में आएंगे तो बंगाली, दोनों स्टेट में वो लड़ नहीं रहे। तो ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। दूसरी बात है कि एआईयूडीएफ जिसको वोट मिला करता था पहले, मुस्लिम समाज का सिग्निफिकेंट वोट मिलता था, उसके लीडर अब थोड़ा ओल्ड हो गए हैं, जो बदरुद्दीन अजमल है, और उनके अलावा कोई लीडर नहीं है। तीसरी बात है कि डीलिमिटेशन से जो 41 सीट्स थी मुस्लिम कम्युनिटी इन्फ्लुएंस्ड, वो घट करके अब 25 हो गई है। तो मुस्लिम समाज में एक ये भय है कि अगर वोट बटेगा तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी 15 सीट्स जो है वो कम हो गई। अभी आसाम असेंबली में आउट ऑफ दोस 41 इन्फ्लुएंस सीट्स जो पहले था, 31 मुस्लिम एमएलए है। तो उनका कहना है कि भाई अगर 25 सीटें हो गई तो हो सकता है 20 या 22 ही मुस्लिम एमएलए जीत करके आए, और उसमें भी अगर वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्प्लिट हो गया, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट। तो आई थिंक इन सब कारणों की वजह से लार्जली जो है, लार्जली वो कांग्रेस के साथ अभी अलाइंड होता दिख रहा है जो वोट है। व्हाट इज द, ये तो इशू तो हमने कर लिया, जो आपने कहा इंटरेस्टिंग है स्टेट में। हु इज द मोर इशू यार, एक सेकंड में आगे आ जाता हूँ। हाँ, व्हाट पार्टी अलायंस, इसमें आपने एक तरह से ओपिनियन बोली है। क्या है जी? इंडिया ब्लॉक 30.9, एनडीए 33.4, एआईयूडीएफ 4%, अदर्स 19। तो चुनाव तो यहाँ पे भी बहुत टाइट है। जितनी पॉपुलैरिटी है 48% हेमंता बिस्वा शर्मा जी की एज अ सीएम, वो वोट शेयर में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है? हाँ, तो उसका कारण एक ये है कि लगभग 20% यहाँ पर अनडिसाइडेड वोटर है। देखिए, वोटर्स जो है वो लार्जली कैंडिडेट अनाउंसमेंट्स, क्योंकि कैंडिडेट भी एक बड़ा फैक्टर होता है, तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वोट शेयर डिफरेंस कम दिख सकता है डिलिमिटेशन की वजह से, जिस तरह से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि 41 सीट्स पर जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन था, उसको अब आप एक तरह से कह सकते हैं 25 सीट्स में आफ्टर डिलिमिटेशन ये स्क्वीज हुआ है। ठीक है। तो वोट शेयर डिफरेंस कम होने पे भी सीट शेयर डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकता है। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। दो बी, दो सॉरी 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वो डिलिमिटेशन के बाद हुआ। उसमें कांग्रेस और भाजपा का वोट शेयर बराबर है, 37.9 37.9। लेकिन बीजेपी अलायंस की 11 सीटें हैं, अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, और कांग्रेस अलायंस की 3 सीटें। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो सीट है अब धुबरी करके,
आफ्टर डिलिमिटेशन धुबरी लोकसभा सीट में कांग्रेस का विनिंग मार्जिन 10 लाख से ऊपर है। विनिंग मार्जिन यानी उसको 15 लाख वोट पड़े। यानी अगर धुबरी सीट हटा दी जाए तो जो वोट शेयर 38-38 है वो 37-30 हो जाता है। यानी 7% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक सीट से आया था, वो है धुबरी, है ना। तो क्योंकि वोट शेयर कॉन्सेंट्रेटेड है कांग्रेस एक पार्टी का, सीट से 7% तो मतलब पूरा चुनाव ही पलट जाता है। 7% इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है जहां पे है। 80 लाख वोट पड़े, लगभग कह रहा हूं, लगभग 80 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में। उसमें से 15-16 लाख सिर्फ एक सीट से मिले। लेकिन विधानसभाएं तो उसमें 9 है ना, समझे आप उस बात को। तो वोट शेयर दिखेगा, बट क्योंकि वो सीट शेयर में, तो कम मार्जिन पे भी वोट शेयर में सीट शेयर यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आपने जो ये वोट शेयर बोला, इसलिए मैं कांग्रेस पे आना चाहता हूँ। कांग्रेस की, जैसे आपने केरला में किया बड़ी चुनौती बीजेपी की, यहाँ पे आप कर रहे हैं बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए क्या है, क्योंकि जिसको कैचअप करना है उसके लिए चुनौती क्या है। इन फाइटिंग 25%, रिटर्न ऑफ बीओपीएफ टू एनडीए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। 10%, लैक्स रेजोनेटिंग मैसेज नहीं है 11%, वीक ऑर्गेनाइजेशन 13%, डीलिमिटेशन लोग बहुत कम मान रहे हैं 7.6%। तो इसमें ये पहले तो रिटर्न ऑफ बीओपीएफ टू एनडीए किस तरह प्ले आउट कर रहा है और मैसेजिंग को लेके क्या मिस आउट हो रहा है। तो जो कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल वीकनेसेस हैं, इन फाइटिंग फैक्शनलिज्म, वीक ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ रेजोनेटिंग मैसेज, ये आपको अगर लगभग हर स्टेट में अगर हम ये सवाल पूछे तो मिलेगा, विच इज लार्जली रिफ्लेक्टिव ऑफ कि भाई संगठन कमजोर है, कोई लीडर ऐसा क्लियर कट नहीं है, या फिर एक लीडर के फेवर में सारा संगठन जुट नहीं रहा है। और अगर हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है, इन्फिल्ट्रेशन का नैरेटिव है, इलीगल इमिग्रेशन का नैरेटिव है, तो उसके खिलाफ इनका कोई रेजोनेटिंग मैसेज नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है कि उसको कैसे काउंटर किया जाए। अब यहां पर बीपीएफ जो बीओपीएफ है वो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है। तो यहाँ पर एक बोडो समाज है जो शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है। तो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो है, एक यहाँ पे बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल है। तो जहां पर भी ट्राइब्स की संख्या ज्यादा है वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑटोनॉमस काउंसिल चला रही है। वहां पर 28 आउट ऑफ 40 सीट्स बीपीएफ जीती। अभी हुआ चुनाव, वो 2024 आई थिंक सितंबर अक्टूबर के अराउंड हुआ। तो पहले बीपीएफ नहीं थी। दो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टीज है, एक है बीपीएफ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और एक है यूपीपीएल। यूपीपीएल एनडीए में ऑलरेडी है, अब बीपीएफ भी ज्वाइन कर चुका है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर एक ही समाज को दो पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही है तो एक पार्टी दूसरे अलायंस के साथ चली जाती है। बीपीएफ 2024 लोकसभा में यूपीए के साथ थी, लेकिन जीतने के बाद ये जो एक इंपॉर्टेंट धड़ा है वो आप कह सकते हैं इंडिया से शिफ्ट होकर के एनडीए ब्लॉक में आ गया है। तो जिससे जो शेड्यूल्ड ट्राइब वोट जो है वो और बीजेपी के फेवर में या एनडीए के फेवर में कंसोलिडेट तो होगा। ये तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है बीजेपी की। अगर कोई दो अलग पार्टीज एक प्राइमरीली एक समाज को के कंसर्न्स को एड्रेस कर रही हैं और उनके अंदर यूजुअली हिस्टोरिकल राइवलरी हो ही जाती है, वो दोनों बीजेपी के साथ आके लड़ रहे हैं, तो एक तरह से वहां पे तो एक बहुत बड़ा उस रीजन में बीजेपी का एक अलायंस का बहुत सॉलिड पैक्ट बन गया है। हाँ, लार्जली देखिए क्या है कि यूपीपीएल की बहुत सारी हमने देखी है कि रीजनल पार्टीज भी छोटी जो है वो एंटी कांग्रेस फ्लैंक पर ही पैदा हुई है या कांग्रेस के खिलाफ एजिटेशन करके ही पैदा हुई है। तो आज की डेट में यूपीपीएल के पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा है कि वो कांग्रेस के साथ चला जाए। अमूमन अगर बीपीएफ आ जाए तो एक नेचुरल टेंडेंसी था कि यूपीएल कांग्रेस के पास जा सकता था, लेकिन यूपीपीएल अभी भी एनडीए के साथ ही है, यानी दोनों ही घटक दल रहेंगे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखना पड़ेगा जब वो बातें अब होती हैं, तो इसमें भी आते है जो हैं सब, अमिताभ जी आते हैं सबसे बड़ी स्टेट की तरफ जो बीजेपी के लिए सबसे कंटेस्टेड इलेक्शन है और ममता बनर्जी के लिए भी सबसे कंटेस्टेड है। पिछली बारी भी उन्होंने बहुत फियर्सली कंटेस्ट किया, इस बारी भी कोर्ट में भी मैटर पहुंचा है, ईडी की पावर भी डिफाइन हो रही है, स्टेट पुलिस की पावर भी डिफाइन हो रही है, उसके अंदर क्या फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या जांच एजेंसी कर सकती है, हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के केस पहुंचा। तो बहुत कॉन्टेस्टेड केस है, किसी और स्टेट में इतना कॉन्टेस्ट होता नहीं है ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। फुल ये उस तरह चलता है चुनाव वेस्ट बंगाल का।
तो यहाँ पे पहले मैं आना चाहता हूँ कि क्या है बड़े मुद्दे, क्या है लोगों की 1 सेकंड, क्या है लोगों की फैक्टर्स जिस पे लोग जा रहे हैं। कौन नहीं, सॉरी, पहले आ जाते हैं किसको नेक्स्ट सीएम देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी 35%, सौमिक भट्टाचार्य 14%, अभिषेक बैनर्जी 5%, शुभेंदु अधिकारी 20%, दिलीप घोष 5.9%। तो ये किस तरह आप जोड़ रहे हैं? देखिए, कोई भी सर्वे जो होता है उसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होती हैं किसी भी पार्टी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम जैसे पॉजिटिव्स बात करें, मानते टीएमसी, तो टीएमसी के लिए पॉजिटिव क्या है कि भाई सिंगल लीडर में सबसे आगे ममता बनर्जी है, 35% की पॉपुलैरिटी है। नेक्स्ट पे शुभेंदु अधिकारी है 20%, यानी 15% की लीड है। अब बीजेपी के लिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव है? बीजेपी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव है जो एस्पेक्ट बिहार में उनके लिए काम किया। आज बीजेपी के पास बुके ऑफ लीडर्स है वेस्ट बंगाल में, जो ममता के बराबर अकेले तो नहीं खड़े हो सकते, लेकिन ऑन कंबाइंड बेसिस खड़े हो सकते। तो आज अगर आप शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य और दिलीप घोष की रेटिंग ऐड कर दें और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की रेटिंग ऐड कर दें तो बराबर है ना? तो कंबाइंड बेसिस पे बीजेपी लीडर्स वर्सेस टीएमसी लीडर्स की रेटिंग बराबर है। इसका मतलब है कि इट्स अ वेरी पोलराइज्ड इलेक्शन। हालांकि इंडिविजुअल बेसिस पर ममता बनर्जी अभी भी पॉपुलर है और रेस में सबसे आगे। और ये जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद लीडर का हिस्टोरिकल नॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो ये किस रेटिंग में आता है? क्योंकि नीतीश कुमार जी की रेटिंग बहुत लो थी पर अलायंस बहुत अच्छा था, तो वो निकल जाता है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ममता बनर्जी की रेटिंग आफ्टर 15 ईयर्स किस तरह देखते हैं आप? आप कह सकते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया केरला ही, जैसे मान लीजिए अब 10 साल के बाद पिनरी विजयन 18 पे है, लेकिन सीपीएम का एक और लीडर 17 पे है। तो दोनों मिला के 35% ही है। अगर कोई आर्गुमेंट कर सकता है कि 35% ही है लार्जली, और यहाँ पे भी 35% है। 40% से ऊपर रेटिंग आपको 5 साल के बाद मिलती है लगभग। 10 साल के बाद 30 30 to 40% के रेंज में। सो 15 साल के हिसाब से ये रेटिंग अच्छी है। 15 साल के हिसाब से रेटिंग अच्छी है खुद की, उनकी इंडिविजुअल। वेस्ट बंगाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, यहाँ पे ट्रेडिशनल इश्यूज ही हैं मैं देख रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, प्राइस राइज, करप्शन। असम की तरह कुछ एक्सेप्शनल इश्यूज नहीं है। हाँ, यहाँ पे एंड वुमेन सेफ्टी, क्योंकि वुमेन सेफ्टी आप कह सकते हैं एक एक इशू एक बन के उठता है, अच्छा। जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ एक तरह से क्लब किया हुआ है। क्योंकि जो रिसेंट हमने आरजी कार, संदेश खाली और भी जो हम्म, गैंग रेप हम्म, के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन के उभरा है। लेकिन क्योंकि वेस्ट बंगाल भी इंडस्ट्रियली, इकोनॉमिकली बाकी स्टेटों से पीछे रह गया है कहीं ना कहीं, तो बेरोजगारी का नंबर अगर आप देखेंगे तो अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा लोग बेरोजगारी इन तीनों स्टेट्स में नंबर 1 इशू जो है वो बंगाल में कह रहे हैं। क्योंकि वहां पर जीडीपी पर कैपिटा कह लीजिए, जीडीपी ग्रोथ कह लीजिए, तो एक टाइम पे सोने की चिड़िया बंगाल माना जाता था, उसके हिसाब से तो डिक्लाइन अभी काफी परसेप्शनली दिख रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि एक वहाँ पे कम्युनिज्म मूवमेंट जो हुआ जिसने एक तरह से इंडस्ट्रियां बहुत छोड़ के भागी हैं, बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात भी पुरानी हो गई, किस तरह इंडस्ट्री के लगा कि यहाँ ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं, इंडस्ट्री छोड़ के जाती है, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। और वो एक ज़रूरी नहीं है कि समय के साथ आप मोर इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, आप डी इंडस्ट्रियलाइज भी हो सकते हैं। और यूरोप में बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, कुछ पॉलिसी की वजह से आप डी इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू हो गए हैं। खैर वहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं, कुछ हैं, बट यहाँ पे कुछ और रीजंस थे। तो ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है बंगाल की, ये चुनाव में पिछली बारी का अगर आप याद करें और इस बारी में, क्या उससे कंपैरेटिव में ज्यादा मुद्दा बड़ा है? क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए हुए बहुत देर हो चुकी है वहां पे एक तरह से। देखिए, आई थिंक बीजेपी ने यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज करी। अच्छा। अब बीजेपी अगर आप देखें तो पिछली बार 77 सीट्स पे थी, लगभग 38-39% वोट शेयर था। यानी वोट शेयर टू सीट शेयर कन्वर्जन भाजपा का 2 है, 2 टाइम्स है वहां। वहीं टीएमसी का वोट शेयर जो 47-48 था, उसकी सीटें 215। यानी टीएमसी का वोट शेयर टू सीट शेयर कन्वर्जन 4 से भी ऊपर। इस ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक तो वहां पर जो डेमोग्राफी है, यानी वहां पर भी
27% मुस्लिम आबादी है 2011 के हिसाब से। अभी लोग कहते हैं 30% 33% हो चुका होगा, बट हम 27% ही 27% 30% नंबर माने। तो एक डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज है भाजपा को वहां पर। दूसरी बात है कि इट शोज कि हिंदुत्व की लिमिटेशन है। एक काफी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में भी भाजपा को लगभग आप कह सकते हैं 40% पकड़ लीजिए, 40% वोट मिला, और टीएमसी को 50% मिला, 10% अदर्स को। तो क्योंकि हिंदुत्व हैज इट्स लिमिटेशंस, बीजेपी नहीं है जो सोनार बंगला जो पुरानी है, जो आप बात कर रहे हैं कि ये ग्लोरियस टाइम्स ऑफ वेस्ट बंगाल जो 60 में 60s में 50s में टॉप 3 टॉप 5 स्टेट्स में था स्टेट, आज बॉटम 5 में है, बॉटम 10 में है, जो भी एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं ध्यान है। तो इस सेंटिमेंट को प्ले कर रही है, जो जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं, ताकि सिर्फ हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व ही फैक्टर ना रहे, एक जो बंगाली अस्मिता है, एक जो बंगाली प्राइड है। अब अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, स्टेट अगर बीमारी राज्यों के साथ काउंट हो रहा है, तो बंगाली प्राइड को भी हर्ट हर्ट कर रही है इस चीज, है ना, क्योंकि जो बंगाली प्राइड, बंगाल का जो एक रुतबा था आप कह सकते हैं पूरे भारत में, बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो इस बात को भी अब भाजपा जो है वो पेश करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस सेंटिमेंट के ऊपर भी उसको वोट मिल सके। मिल सके। बट अब जब जाते जाते चुनाव में एक वोट शेयर पे आना चाहता हूँ कि एंड में किसकी स्थिति कहाँ पे कैसी होगी, हु इज लाइकली टू वोट, नहीं एमएलए, एमएलए तो मैं आप करते हैं हर बड़ी स्टे पर इसका स्टडी, पर मुझे कभी ज्यादा इसका महत्व लगा नहीं, क्योंकि आजकल तो हर पार्टी चेंज करती है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। आप एमएलए का जो क्वेश्चन करते हैं स्टडी, इट शोज दैट कि भाई एमएलए से नाराजगी है, और अगर पार्टी कैंडिडेट चेंज कर देती है तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं अब डिसिपेट। तो ये एक्सेप्टेबल हो चुका है, एक नॉर्म नहीं बन मतलब मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का नॉर्म बन गया कि 1% हम चेंज करेंगे। दे हैव अंडरस्टूड दैट, जो आंकड़ों में निकली है बात कि एमएलए पार्टी कैन वेरी ऑफन बी मोर पॉपुलर देन दी एमएलए। ये बीजेपी के चैलेंजेस पे आ जाता हूं कि बीजेपी के मुख्य चैलेंजेस क्या हैं। हाँ, तो मुख्य चैलेंजेस अब यहाँ पे इन फाइटिंग और फैक्चुअलिज्म है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर एक टीएमसी बीजेपी है और एक बीजेपी बीजेपी या आरएसएस बीजेपी आप उसको कह लीजिए। शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बहुत सारे लीडर्स उनके साथ जो आए वो टीएमसी से आए, तो एक टीएमसी ब्लॉक है और एक बीजेपी ब्लॉक है। तो एक आप कह सकते हैं कोल्ड वॉर टेंशन रहता है यहाँ पर भी। लैक ऑफ अ करिश्मेटिक लीडर जो हमने रेटिंग्स में देखा कि कंबाइंड बेसिस पर तो तीनों मिलाकर के लगभग बराबर ही है टीएमसी के लीडर्स के, लेकिन एक इंडिविजुअल सिंगल लीडर नहीं है जो ममता बनर्जी को चैलेंज कर सके पैन स्टेट। शुभेंदु अधिकारी भी लगभग हाफ है इन द रेटिंग्स ऑफ कंपेयर टू रेटिंग्स ऑफ ममता बनर्जी। यहाँ पर भी एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बंगाली कल्चर आता है ना, क्योंकि यहाँ पर भी हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज का बहुत इशू है। यहाँ पर भी एक टेम्पलेट पे चुनाव नहीं हो सकता है सॉरी। और एक संगठन यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि ऑपोजिशन में है भाजपा। ठंड है यहाँ पे बहुत, और बॉम्बे में रह के ठंड की आदत चली जाती है, तो तो संगठन कमजोर है। तो आप ऑन अ कह सकते हैं सेपरेट नोट, दिल्ली से ये सवाल पूछना जरूरी है, पोल्यूशन लेवल्स का क्या हाल है? सिर्फ ये दिल्ली का सौभाग्य है जो हमें पोल्यूशन मिलता है, वहां पे आई होप अच्छा यहाँ एक्यूआई भी है, क्या हाल पोल्यूशन है भाई, है? पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन एवरीवेयर इज अ ग्रोइंग स्टेट। अब एक्यूआई इंडिया अगर एज अ कंट्री हैज टू मेक अ वेरी सीरियस एफर्ट, हर स्टेट में जो ये पोल्यूशन लेवल है। आज मैं थोड़ा विषय से जा रहा हूँ, बट बिकॉज आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा है, बैंकिंग बैकग्राउंड रहा है, गीता गोपीनाथ आज वहां पे यही बोल रही थी, आपने देखा ना वो, कि आप ट्रंप के टैरिफ की बात कर रहे हो इकोनॉमी को थ्रेट के लिए, उससे 10 गुना बड़ा थ्रेट पोल्यूशन है। वी आर यूज्ड टू इट, हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं कि नहीं यही है, यही नॉर्मल है। बट यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ रोड्स वगैरह पे इतना डस्ट है, क्योंकि जो मैंने पूछा ये लोगों से, तो जो ट्रक्स कैरी करती हैं बालू और कंस्ट्रक्शन, वो सब ओवरलोडेड होती हैं, वो स्पिल करती हैं रोड्स पे। तो यहाँ रोड्स पे दोनों साइड पे आपको कॉर्नर पे बहुत ज्यादा बालू मिट्टी दिखेगा, जिसकी वजह से भी जो वो पोल्यूशन आई मीन होता है। तो यहाँ पे भी रेजोनेटिंग में सॉरी लार्जली वही है, इन फाइटिंग फैक्चुअलिज्म, कैरिस्मेटिक लीडर अब नहीं मैं है मोस्ट संगठन।
इंपॉर्टेंट पे आ जाता हूं कि विच पार्टी अलायंस डू यू थिंक इज विनिंग। तो यहाँ पे ममता बनर्जी के लिए अच्छी न्यूज है कि टीएमसी 39.6, बीजेपी 30, तो एक अच्छा खासा बड़ा गैप दिख रहा है अभी तो। हाँ, तो यहाँ पे तो एक सवाल हमने जो पूछा है सेटिस्फेक्शन रेटिंग का, उसमें 42% लोग सरकार से नाराज हैं, यानी पुअर या वेरी पुअर कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बीजेपी के लिए वहां है कि 42% जो उसका कोर वोट ब्लॉक रिफ्लेक्ट करता है, 40% के अराउंड उसका वोट ब्लॉक वोट शेयर, तो लोग नाराज हैं। सिर्फ 38-39% खुश हैं और 12-13% एवरेज है। तो पॉजिटिव है यहाँ पे रेटिंग, क्योंकि हम लोग एवरेज को भी पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन जो सिचुएशन वोट शेयर में है अभी भी अनडिसाइडेड एक लंबा नंबर है, मुझे लगता है 1 in 5, 18 से 20% के करीब में नॉट येट डिसाइडेड कांट से है। अभी भी जो लीड टीएमसी की लोकसभा या विधानसभा में है उतने का ही लगभग लीड अभी भी दिख रहा है दोनों ब्लॉक्स में। उसका एक कारण है कि यहां पर बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इट इज फेयरली स्प्रेड आउट। अब बिहार में क्या था कि आबादी तो 18% है, लेकिन सिर्फ एक जोन में जहां पर 24 सीटें हैं सीमांचल में, वहां पर आबादी मुस्लिम समाज की 27% है। यहां पर बंगाल में 106 सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 25 to 30% से ज्यादा है, और उसमें से टीएमसी 101 सीट पर जीती थी और सिंपल मेजॉरिटी 147 है। तो लगभग सिर्फ उसको 50 सीट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी को अचीव करने के लिए। तो यहाँ डेमोग्राफिक और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस डेमोग्राफिक का, वो जो है उनके टीएमसी जो है उसके फेवर में कहीं ना कहीं काम करता है। तो अमिताभ, जब हम पोलराइज चुनाव की बात करते हैं, हमने देखा था वेस्टर्न यूपी में एट द पीक, जब लोग कहते हैं पोलराइज्ड है, जो भी है एनीवेज, तो उसमें बीजेपी बहुत अनएक्सपेक्टेड सीट जहाँ पे 40%, 45% मुस्लिम आबादी थी, वो भी स्वीप कर गई थी। पर बंगाल में उस लेवल का पोलराइजेशन नहीं है कि 30% आबादी जिस सीट में है बीजेपी स्वीप कर पा रही है। हाँ, तो उसका भी एक कारण, अगर आप यहाँ देखें एससी एसटी ओबीसी जनरल और मुस्लिम, तो एससी एसटी ओबीसी में भाजपा की लीड है। ये तीनों समाज लगभग 50% है। लेकिन मुस्लिम और जनरल कैटेगरी जिसको भद्रलोक भी कहते हैं, ये 50% है लगभग। तो दोनों 50-50 है। अब ये जो भद्रलोक या जो जनरल कैटेगरी है, उसी में बंगाली अस्मिता, डज नॉट अंडरस्टैंड बंगाल कल्चर हिस्ट्री, ये फैक्टर्स काम करते हैं, है ना। तो जो अभी भी जनरल कैटेगरी या भद्रलोक है, उसमें बीजेपी की एक्सेप्टेंस या लीड अभी तक नहीं बनी। तो अगर हम वेस्ट यूपी की आप बात कर रहे थे या बिहार की हम बात करें, तो वहां पे क्या है कि ये जो कंसोलिडेशन है वो जनरल प्लस ओबीसी एससी एसटी सब में हो जाता है और मुस्लिम समाज का वोट एक तरफ बढ़ता है। यहाँ पर अभी भी वो इशू है, तभी श्रमिक भट्टाचार्य को बनाया गया है इस वोट ब्लॉक को साधने के लिए। और जो लीड एससी एसटी और ओबीसी में है वो भी 10% 15% की है। लेकिन अगर एक समाज 30% की आबादी है और वहीं पर टीएमसी को 70% की लीड है, क्योंकि 75 फॉर वोटिंग फॉर लेट से नॉर्मली, अभी तो अनडिसाइडेड भी आ रहा है, बट 75 - 5 70% की लीड है। यानी 70 into 30 20% का वोट शेयर लीड सिर्फ मुस्लिम समाज से टीएमसी को मिल जाता है, 20%, जिसको आपको इन चारों समाज से न्यूट्रलाइज करना। ये हमारे देश की फैसिनेशन है अलग अलग स्टेट की, क्योंकि बीजेपी जिसकी शुरुआत नॉर्थ में, वेस्ट में भी थी, पर नॉर्थ में अगर आप माने कि जनरल कैटेगरी से शुरू हुई थी, जनरल क्लास से शुरू हुई थी, और एक टाइम पे तो ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, और सबसे बड़ी चुनौती उसकी यहाँ पे अब उस हिंदू जनरल क्लास से आ रही उसी है, वोट ब्लॉक को साधना है, उसी जो उसकी नॉर्थ में स्ट्रेंथ है, इनिशियल स्ट्रेंथ है। अब तो मतलब बहुत बड़ी पार्टी है, जो बहुत उसकी अलग ट्रेडिशनल वोट ब्लॉक हुआ करती है, है। उसको ही साधना है यहाँ पर। अगर उसको साध लेती है तो ऑटोमेटिक 70-30 का हो जाएगा। तो 70 में अगर आपको 10-15% की लीड है, विच विल ट्रांसलेट इनटू 8 से 10% वोट शेयर, और 30% में तो उस समाज को ही साधना जो है वो जरूरी है। थैंक यू अमिताभ जी, आपने तीनों को विस्तार से समझाया, तीनों स्टेट्स को, और ओपिनियन पोल की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है हर स्टेट में क्या क्या अलग फैक्टर्स हैं, किस तरह प्ले आउट कर रहे हैं। पर अभी जैसे हर स्टेट में मैं देख रहा हूँ लगभग 20% बचा है,
तो बहुत आपके आगे काम है, क्योंकि ये 20% किस तरफ छटकता है। और दूसरा, हिस्टोरिकली ये भी पाया जाता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद लोग खुल के बोलते हैं, बिकॉज लोग हर स्टेट में रूलिंग पार्टी से थोड़ा संकोच करते हैं, हर स्टेट का अलग मिजाज है, पर यूजली कुछ वोटर तो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलने में संकोच करता है, जो आचार संहिता लगने के बाद ही बोल पाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग डेज अहेड, और फिर डिस्कस करेंगे उसको लेके। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।